प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लासेस में न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़े हैं, डीएनए के बारे में पढ़े, आरएनए में भी एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अंतिम प्रकार आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बेसिकली राइबोसोम का ही मुख्य घटक होता है और एक कोशिका के संपूर्ण आरएनए का लगभग 80% अकेला आरआरएनए ही होता है। यानी तीनों प्रकारों में यदि तुलना की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरआरएनए होता है। यह सबसे स्थिर प्रकार का आरएनए है, बहुत स्टेबल है। यदि हम तुलना करें तो सबसे कम स्थिर प्रकार का एमआरएनए पर होता है। इसका निर्माण यानी बायोजेनेसिस केंद्रक के अंदर होता है और मैं यहाँ मेंशन करूँ, केंद्रक के अंदर एक और रचना केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस होती है, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। हम जानते हैं स्तनधारी यानी मेमेलियन आरबीसी जो राइबोसोम होते हैं उसमें दो सब यूनिट होती है न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बनी हुई, 60S और 40S, और उनके अणुभार जो यहाँ दिए हुए हैं 2.8 × 10⁶ और 14.1 × 10⁶ जो है इनका अणुभार होता है। यूकेरियोट्स का जो राइबोसोम होता है उसमें दो सब यूनिट्स या उपिकाई होती हैं, 60S और 40S। जो 60S होती है उसमें 3 प्रकार के आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 5S, 5.8S और 28S। जबकि उसकी जो छोटी उपिकाई 40S होती है उसमें एक ही प्रकार का आरएनए 18S होता है। इसी प्रकार यदि हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जाएं तो उसकी जो बड़ी उपिकाई 50S है उसमें दो प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 23S और 5S। जबकि 30S के अंदर, छोटी उपिकाई के अंदर, केवल एक आरआरएनए 16S होता है। तुलना की जाए तो यूकेरियोटिक राइबोसोम के अंदर टोटल 4 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के राइबोसोमल आरआरएनए होते हैं। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहली जो 70S राइबोसोम है उसमें ये जो बड़ी उपिकाई 50S, ये छोटी उपिकाई 30S। जो बड़ी उपिकाई 50S है उसमें दो प्रकार के आरआरएनए 23S और 5S आरआरएनए होते हैं, जबकि छोटी इकाई के अंदर 16S आरआरएनए, यानी कुल 3 प्रकार के आरआरएनए यहाँ पर होते हैं। जबकि 80S राइबोसोम की बड़ी उपिकाई में 28S, 5.8S और 5S, यानी 3 तो ये हो गए आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और छोटी उपिकाई 40S के अंदर 18S आरआरएनए, यानी टोटल 1, 2, 3 और 4 4 आरआरएनए राइबोसोमल आरआरएनए यहाँ और 3 प्रकार के आरआरएनए यहाँ 70S में पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इस राइबोसोमल आरआरएनए का निर्माण या सिंथेसिस किस प्रकार होता है। तो याद रखें कि जो यूकेरियोट्स के 4 प्रकार के जो आरआरएनए थे या प्रोकैरियोट्स के जो 3 प्रकार के आरआरएनए थे, उनमें से जो 5S आरआरएनए है इसको यदि छोड़ दिया जाए तो शेष सभी प्रकार के राइबोसोमल आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस के अंदर एक और रचना उपस्थित होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं, उसके डीएनए अणु से होता है। और डीएनए का वह भाग जो न्यूक्लियोलस के पास स्थित होता है उसको हम NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन यानी केंद्रकीय संगठक क्षेत्र कहते हैं। और वास्तव में सभी प्रकार के राइबोसोमल आरआरएनए का निर्माण इसी NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से ही होता है। याद रहे किसको छोड़कर, 5S आरआरएनए को छोड़कर। वास्तव में होता क्या है कि जब न्यूक्लियोलस के NOR रीजन से विभिन्न प्रकार के आरआरएनए का निर्माण होता है तो सबसे पहले NOR रीजन से एक 45S नाम का पूर्वगामी या प्रीकर्सर आरएनए अणु का निर्माण होता है, और यही प्रीकर्सर आरएनए 45S आरआरएनए जो है उससे आपके भिन्न भिन्न प्रकार के आरआरएनए का निर्माण हो जाता है। आइए किस प्रकार होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर यानी 45
जो एस आर आर एन ए जिससे बनता है उसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर डीएनए कहते हैं। उससे 28S और 18S आर आर एन ए का निर्माण होता है, एक इकाई के रूप में होता है। वही प्रक्रिया अपनाई जाती है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। याद रखें, आरएनए का निर्माण मूलतः डीएनए से ही होता है, और डीएनए से जिस प्रक्रिया द्वारा, तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो वही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा यह आरआरएनए का प्रीकर्सर 45S आरआरएनए बन जाता है। ये 45S आरआरएनए मिथाइलेट होकर न्यूक्लियोसोम में जो विशेष प्रकार के कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं, उनसे मिलकर के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बना लेता है, और बाद में कई स्टेप्स में यह विभक्त हो जाता है दो इकाइयों में, 32S और 18S में। जो 18S है वो पुनः कुछ बेसिक प्रोटीन से मिलकर के राइबोसोम की छोटी उपिकाई 40S का निर्माण कर लेता है, जबकि जो 32S है वो वापस विखंडित होकर के 5.8 और 20S इकाइयों में विभक्त हो जाती है। यानी हमारे पास अब फ्री फॉर्म में 5.8S और 28S होता है, क्योंकि जो 18S होता है वो तो आपका 40S बना लेता है, उपिकाई का निर्माण करता है। ये जो 5.8S और 28S है, ये फिर पृथक रूप से अलग से 5S आरआरएनए जो है उससे मिल जाते हैं, जो कि स्वयं कहाँ से बनता है 5S आरआरएनए? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के पास में ही स्थित भाग से, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, उसके पास स्थित डीएनए से ये 5S आरआरएनए बन जाता है। फिर ये 5S आरआरएनए 5.8S और 20S उपिकाई से जुड़ करके और बड़ी उपिकाई 60S का निर्माण कर लेता है। जब ये 60S निर्माण हो जाता है तो ये 40S से मिलकर के पूरे 80S राइबोसोम का निर्माण कर लेता है। आइए हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको आगे समझने की चेष्टा करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन यानी कि केंद्रकीय संगठक क्षेत्र, वहाँ से अपना 45S नाम का प्रीकर्सर अणु निर्मित होता है। ध्यान रहे, ये भी किससे निर्मित होता है? डीएनए से ही। कौन सी विधि द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। शीघ्र ही ये 45S दो इकाइयों में विभक्त हो जाता है, 18S और 32S। आप देखिएगा ये 18S जो है ये तो सीधा बेसिक प्रोटीन्स के साथ मिल करके आगे, कौन सी 18S जो है छोटी छोटी बेसिक क्षारीय प्रोटीन से मिलकर के, और सीधा हम देख रहे हैं कि किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है 40S उपिकाई के अंदर। जबकि जो 32S जो विभक्त हुआ था वो पुनः स्प्लिट होता है, टूट जाता है 5.8S में और 28S में। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR रीजन का काम, और वो 45S जो बना था यहाँ पर प्रीकर्सर, वो इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। पैरेलली अपने पास जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के पास ही डीएनए का एक और क्षेत्र स्थित होता है, जिसको आप नॉन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कह सकते हो। वो सीधा ही डीएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा 5S का निर्माण कर लेता है। अब हमारे पास मुक्त रूप से कौन कौन हो गए? 5.8S है हमारे पास, 28S है और 5S है। तो ये 5S सीधा इन दोनों 5.8 और 20S से मिल जाता है इस प्रकार से, और जैसे ही मिलता है तो उससे एक नई और उपिकाई का निर्माण हो जाता है जिसका नाम 60S है। अब हमारे पास अब दो उपिकाई निर्मित हो गई, 60S और 40S, ये परस्पर मिल करके और देख रहे हैं कि राइबोसोम का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का निर्माण NOR या उसके समीप स्थित नॉन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से होता है, और वे मिलकर के अल्टीमेटली राइबोसोम का निर्माण कर लेते हैं। अब हम एक एक कर राइबोसोमल आरएनए के जो कार्य हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। तो मेन काम तो जैसा कि अब मैंने स्लाइड में बताया था, ये बेसिकली राइबोसोम के संश्लेषण में और निर्माण में भाग लेता है, इसलिए याद रखें राइबोसोमल असेंबली के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद जब प्रोटीन संश्लेषण की ट्रांसलेशन स्टेप होती है तो उसमें जो mRNA राइबोसोम से जुड़ता है, तो राइबोसोम के साथ जो जुड़ने की प्रक्रिया है, बंधन होने की प्रक्रिया, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एज वेल एज ये उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए जब अमीनो अम्ल लेकर के आते हैं ट्रांसलेशन के लिए, तब उस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा
अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उससे यह भी पता चला है कि संभवतः आरआरएनए एक एंजाइम की गतिविधि भी करता है, तथा यह जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की जो गतिविधि है, जिसके द्वारा कि राइबोसोम को एमआरएनए के ऊपर एक एक कोडॉन आगे की ओर गति कराई जाती है, वो कार्य भी यह करता है। तो हम देखेंगे कि कुल मिलाकर के राइबोसोमल आरएनए के जितने भी कार्य हैं वो राइबोसोम या राइबोसोम से रिलेटेड प्रोटीन संश्लेषण, विशेषकर ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है उसी से संबंधित कार्य होते हैं। अब आइए हम आरएनए के कुछ और विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में भी इस अंतिम स्लाइड में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अपने आरएनए के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे एक प्रकार है जो कि एसएनआरएनए या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहलाता है। ये कोशिका के कुल आरएनए का 1% से भी कम होता है, और कोशिका में लगभग इसके 30 प्रकार पाए जाते हैं। और इसका कार्य है जो एमआरएनए जो तत्काल डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनता है तो उसमें उसके बाद कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, उस प्रक्रिया को ये सुगम बनाने का कार्य करता है, खासतौर पे जीन एक्सप्रेशन के समय। इसके कुल 6 प्रकार पाए जाते हैं कोशिकाओं में, और आप देख रहे हैं कि U1 एसएनआरएनए, U2 एसएनआरएनए, U3 एसएनआरएनए, और U4 एसएनआरएनए, U5 एसएनआरएनए और U6 एसएनआरएनए। तो याद रखें कि जो U3 एसएनआरएनए वो न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, बाकी शेष सभी जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। 5 प्रकार केंद्रक द्रव्य में और एक अकेला न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। जो U3 एसएनआरएनए है वो 28 एस आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, जबकि जो U1 एमआरएनए जो U31 एसएनआरएनए है वो U3U1 जो है वो एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में प्रसंस्करण में मदद करता है। जो याद रखें कि जो एसएनआरएनए है उसकी जो एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर जो निष्क्रिय भाग होते हैं एमआरएनए के, जिनको कि इंट्रॉन्स कहते हैं, उन इंट्रॉन्स को निकाला जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ताकि एक्सॉन्स परस्पर जुड़ करके एक सक्रिय एमआरएनए अणु का निर्माण कर लें। तो उस प्रक्रिया को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। और याद रखें कि ये हमेशा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए में ही होता है। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए में जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होती है उसमें एसआरएनए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से ये हुआ एक और अलग रूप आरएनए का, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए से भिन्न एसएनआरएनए। अब एक और अलग प्रकार का आरएनए और कोशिका के अंदर पाया जाता है जिसका नाम है एसआई आरएनए यानी स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आरएनए है। जब जब ये आरएनए सक्रिय हो जाता है तो ये जो मूल एमआरएनए है उसको साइलेंट कर देता है, यानी उसकी जीन अभिव्यक्ति को रोक देता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक देता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण को रोक देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जीन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। एक और आरएनए है विशेष प्रकार का जिसको एमआई आरएनए कहते हैं, माइक्रो आरएनए भी कहते हैं, और ये भी जीन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। और यदि हम दोनों के कार्यों की बात को कंसोलिडेट करना चाहें तो एमआईआरएनए और एसआईआरएनए दोनों ही अलग अलग तंत्र द्वारा विशिष्ट प्रोटीन उत्पादन को कम करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। बेसिकली ये इंटरफियरिंग आरएनए है, संदमनकारी आरएनए है, और हम कह सकते हैं कि ये जो जीन एक्सप्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये आरएनए के विभिन्न प्रकार थे। मैं समझता हूँ कि मैंने आरएनए के तीनों प्रकार आपके साथ यहाँ पर चर्चा कर ली है, चाहे वो एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो। बल्कि चौथे भाग में हमने आरएनए के जो अलग अलग स्पेशल टाइप्स हैं, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, उनके बारे में भी हमने यहाँ चर्चा कर ली है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो, तो आप मेरे को अपनी यूट्यूब चैनल पर भी
कमेंट्स में लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं तो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसके ऊपर भी आप प्रश्न ले सकते हैं। संबंधित टॉपिक से असाइनमेंट भी आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।